मुस्लिम फ्रीडम फाइटर सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टीपू सुल्तान जब रियासत मैसूर के किंग बनते हैं, ताजदार बनते हैं, तो वो कौन से मेजर स्टेप्स लेते हैं जो उनके इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, उनके साम्राज्य को बुलंदियों पर और तरक्की पर लेके जाता है। सम मेजर स्टेप्स विच इज टेकन बाय द टीपू सुल्तान आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर। उसमें सबसे पहला मेजर स्टेप आता है ही कंसोलिडेटेड हिज आर्मी, स्ट्रेंथेंड हिज आर्मी, एम्पावर्ड हिज आर्मी। सबसे पहला काम टीपू सुल्तान ने यह किया है कि अपने आर्मी को मजबूत किया है, अपनी फौज को, अपनी सेना को मजबूत किया है। और इस प्रक्रिया में जो पहला कदम उठाया है वो ये कि अपनी फौज का बकाया वेतन का तत्काल प्रभाव से भुगतान किया है। दूसरा ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में जो अपनी फौज का वेतन है वो विदिन 30 डेज पेड कर दिया जाए। सबसे पहला काम बकाया राशि का भुगतान करो। दूसरा काम कि आने वाले वक्त में 30 दिन के अंदर अपनी फौज को सैलरी अदा कर देना है, उनका जो सैलरी है वो पेड कर देना है। तीसरा काम उन्होंने ये किया अपने फौज को स्ट्रेंथन करने में कि वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स टू हिज आर्मी। अपने आर्मी को फ्रांस के एक्सपर्ट्स के माध्यम से एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया ताकि उनकी फौज सशक्त हो सके और किसी भी दुश्मन से लड़ने में सक्षम हो और उन्हें हरा सके और हर मार्के पे विजय प्राप्त कर सके। और चौथा काम अपने फौज को मजबूत बनाने में किया है, उनके डेली नीड्स का, छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। उनके रहने का ख्याल रखा, यानी रहने का, कपड़ा का, खाने का, पीने का, परिवार की सुरक्षा का, उनके परिवार के मेडिकल का, स्वास्थ्य का ख्याल रखा है ताकि उनकी फौज पूरी तरह से एक जगह केंद्रित हो सके, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। और इस प्रकार से टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को कंसोलिडेट किया है। आज भी मैं कहना चाहता हूं, किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का कोई भी प्रमुख है, अगर वो अपने देश को, अपने राज्य को आगे लेके जाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने आर्मी को भरोसे में ले, अपने आर्मी को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करे जिसके लिए उसकी आर्मी डिजर्व करती है, और अपने आर्मी के छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखे। तब देखिए वो देश कैसे नहीं तरक्की कर सकता है। जिस देश की आर्मी मजबूत होगी, उस देश का सुरक्षा अच्छा होगा, उस देश में शांति होगी, तो वो देश वैसे ही ग्रो करेगा। टीपू सुल्तान की इस हिस्ट्री से आप ये बात सीखें, और आप न सिर्फ सीखें बल्कि इसे कन्वे करें, आगे तक पहुंचाएं, बताएं, ताकि हो सकता है आपके बताने की वजह से भविष्य में कोई भी शख्स ऐसी पोजीशन पे पहुंचता है तो उसके जहन में ये चीज़ें रहें। टीपू सुल्तान ने जो दूसरा मेजर स्टेप लिया है अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, वो है कि उन्होंने अपना ध्यान अर्थव्यवस्था पे फोकस किया। आर्मी के बाद अर्थव्यवस्था पे फोकस किया, पूरी तरह से अपने आप को केंद्रित कर दिया कि किसी भी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है, अपने अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। और इस क्रम में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। अपने देश में, अपने राज्य में इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया, पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया, और ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो इंडस्ट्रीज की थी वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया ताकि इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के क्रम में इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। हम सब जानते हैं आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, और पूर्व में भी भारत कृषि प्रधान देश रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर मापना है कि वो कैसी है तो वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उससे देखा जाए। अगर उस राज्य का, उस देश का एग्रीकल्चर अगर ग्रो कर रहा है तो हम मानते हैं कि उस देश का अर्थव्यवस्था ठीक है। उसके बाद उन्होंने फोकस किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। मैं समझता हूँ किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग के व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जिसकी जो रीच है वो हर क्षेत्र और हर सेक्टर में है, हर जगह पर है, उस पे फोकस किया, उनको बढ़ावा दिया। और इस प्रकार से टीपू सुल्तान ने अपने आर्मी को कंसोलिडेट करने के बाद अपने अर्थव्यवस्था को कंसोलिडेट किया। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो टीपू सुल्तान की जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यह है कि उन्होंने जस्टिस किया, उन्होंने न्याय किया। उन्होंने न्याय को स्थापित किया अपने साम्राज्य में। उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग और नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। एक तरफ जहां उन्होंने मुसलमानों को अपनाया है तो दूसरी तरफ हिंदुओं को भी गले लगाया है। यानी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अपने साम्राज्य में अगर उन्होंने कोई पद किसी को दिया है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज एंड टैलेंट एंड स्किल के आधार पर, टैलेंट के आधार पर उन्होंने अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में किसी को पद दिया है, मंत्री बनाया है, तो इसको आधार बनाया है, न कि वो मुसलमान थे तो मुसलमान होने की वजह से किसी मुसलमान को वरीयता दिया। उन्होंने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिक्षाओं की जगह दी, अपनी अना, अपने तकब्बुर को थोड़ा सा भी जगह नहीं दिया। वो हाफिज कुरान भी थे,
वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं से, टीचिंग्स से प्रभावित भी थे। और इसका प्रमाण हमें मिलता है जब हम टीपू सुल्तान को पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, बल्कि इसका प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है कि उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो बड़े ओहदों पर थे, और वो थे हमारे हिंदू समाज से आते। पूर्णिया एक शख्स का नाम है जो हमारा हिंदू भाई था, शासन के महत्वपूर्ण ओहदे पर नियुक्त किया गया था। कृष्णा राव खजाने के बड़े ओहदे पर नियुक्त किए गए थे, ये भी हमारे हिंदू भाई हैं। शमैया आयंगर डाक एवं पुलिस विभाग का इन्हें मंत्री बनाया गया था। नरसिंगा राव श्रीरंगपट्टनम में कई महत्वपूर्ण ओहदों पर इनको तैनात किया गया था, जानकारी सौंपी गई थी इनको। श्रीनिवास राव, अप्पाजी राम, नायक राव और नायक संगमा, ये वो लोग हैं जो टीपू सुल्तान के मोस्ट फेथफुल और विश्वसनीय लोगों में इनको शुमार किया जाता है। मूलचंद और सोजान राम मुगल दरबार में टीपू सुल्तान के ये वकील थे, ये हमारे हिंदू भाई थे, ये कोई मुसलमान नहीं थे। और सोचिए कि मुगल दरबार में किसी को वकील बनाया है तो मूलचंद और सोजान राम को बनाया है। चाहते तो किसी मुस्लिम को नियुक्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने टैलेंट, वर्च्यूज, क्वालिटी, स्किल के आधार पर ये सारे काम किए हैं। कुछ और नाम हम आपको बताते हैं। सुब्बा राव, ये नाम दिए भी हमारे हिंदू भाई थे, टीपू के विशेष पेशकार थे सुब्बा राव। सोचिए, नरसैया, ये टीपू सुल्तान का मुंशी थे। नरसैया टीपू सुल्तान के मुंशी थे। मालबार के जंगलों को काटने का ठेका टीपू सुल्तान ने एक ब्राह्मण व्यक्ति को दिया था। कोयम्बटूर का जो बड़ा ओहदेदार नियुक्त किया था, वो भी टीपू सुल्तान ने एक ब्राह्मण शख्स को नियुक्त किया था। ये हमारे हिंदू समाज के हमारे प्यारे भाई थे। अनियमित घुड़सवार सेना का जो जिम्मेदार बनाया था, वो हरि सिंह को बनाया था टीपू सुल्तान ने। तो जाति, धर्म, कास्ट से, रिलीजन से ऊपर उठकर सेकुलर मानसिकता के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ भारत की सरजमीन पर जिसने हुकूमत की है, उस महान शख्स का नाम शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की इस दूसरे सीरीज में हमने आपको बताया कि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य को बुलंदियों पर ले जाने के लिए आर्मी को उन्होंने आगे बढ़ाया, आर्मी को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और न्याय को स्थापित किया। अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से क्रम बाय क्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ सारा वीडियो क्रम से। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, जानने पहचानने वाले लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके। और ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को ज़रूर पढ़ें, सुनें और समझें ताकि एहसास हो कि आपने जंग आज़ादी में आपने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।